हेलो। ओके। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों से ठोस अवस्था नाम के चैप्टर में एक टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू करना है हमें, जो चल रहा था लास्ट क्लास से भी, और उस टॉपिक का नाम है संकुलन क्षमता। देखो, संकुलन क्षमता के बारे में हम बात कर रहे थे तो वो ये था कि भाई एक एकक कोशिका के उपलब्ध आयतन में से जितना आयतन कणों ने घेर रखा है, जितने प्रतिशत आयतन कणों ने घेर रखा है, उसे हम लोगों ने संकुलन क्षमता का नाम दिया था। और आज की क्लास में हमको क्या करना है, देखो एससीसी की संकुलन क्षमता हम निकाल चुके हैं, ये डन हो चुका है। उसके बाद एफसीसी का भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये भी हो चुका है। हमारा सोल टारगेट आज का है बीसीसी की संकुलन क्षमता को निकालना। ये टॉपिक जब आप लोग कर रहे थे ना स्टार्टिंग से ही, तो मैंने आपको ये कहा था कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विजुअलाइजेशन। जितना बढ़िया विजुअलाइज कर पाओगे चीजों को, उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो जिन भी बच्चों का विजुअलाइजेशन मतलब इमेजिनेशन करना, और जितने भी मैंने आपको बातें बताई थी वो सब अगर आपको ठीक से याद हैं, तो ये चैप्टर में ये माना जाता है कि एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, और पूरे में से पूरे नंबर आपके इस चैप्टर में आएंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग रेडी हैं क्लास के लिए, शुरुआत करते हैं। आप लोग सबसे पहले ये समझें कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एफसीसी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, वहीं से आगे बढ़ेंगे। सॉरी, बीसीसी का, तो बीसीसी की संकुलन क्षमता, इसको हम अपना टॉपिक मानेंगे और इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी पीई ऑफ बीसीसी, और वो भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज, प्रतिशत संकुलन क्षमता, प्रतिशत में निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका बीसीसी है उसका बेसिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो अगर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखें, ये रहा डायग्राम, इससे आप समझ पाएंगे। देखिए, जो हमारे काम का है मैं केवल उसी को रख रहा हूं। बीसीसी का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि जो आपकी एकक कोशिका है, एकक कोशिका हमको जो इस चैप्टर में पढ़नी है वो कैसी है, घनीय एकक कोशिका है। तो ये जो एकक कोशिका है जिसको हम घनीय एकक कोशिका बोल रहे हैं, इस एकक कोशिका के आठों कोनों पर कण होगा, पहली बात। और आठों कोनों पर कण है, साथ ही साथ सुनना ध्यान से, आठों कोनों पर कण है, साथ ही साथ केंद्र पर भी आपको एक कण नजर आएगा। तो हम लोगों ने फिर इसके अंदर कणों की संख्या निकालने की जब कोशिश करी, तो उसमें यह हुआ कि जो कण आठों कोनों पर है उसमें एक का योगदान 1/8 है, तो 8 इंटू 1/8 बराबर 1 आ गया। और जो केंद्र में है, ये देखो, ये जो केंद्र में है ये पूरी तरह से उसके अंदर है, तो यहां पे जो प्रभावी कणों की संख्या निकल करके आती है वो 2 निकल के आती है। तो हम लोग ये चीज नोट कर लेते हैं कि यहां इस केस में, बीसीसी के केस में, जो जेड का मान है वो 2 है। अब संकुलन क्षमता का डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या चीज पे ध्यान देना है, वो तब पता चलेगा जब आप संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लिखोगे। लिखते हैं, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं, तब हमें क्लियर होगा कि हमें अप्रोच क्या होने वाली है और हम किस डायरेक्शन में इस डेरिवेशन को लेकर के जाए। देखो, रटना थोड़ी है, अगर रटना होता तो हम लोग आज आराम से मैं आपको एक पेपर दे देता, ये डेरिवेशन है, याद कर लो। रटना है नहीं, हमें क्या करना है, समझना है। और जब कोई चीज समझते हैं तो उसकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। तो अप्रोच ये है कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला ये कहता है कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है Z, जो कि प्रभावी कणों की संख्या है, जो इस केस में हमें पता है 2 है, ठीक है, गुणा एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर क्या है, गोले की त्रिज्या। ये जो गोले लगे हुए हैं ना, इन गोलों की त्रिज्या, ये जो गोलों की त्रिज्या आपको नजर आ रही है, जैसे ये जो गोले लगे हुए हैं, ये जो गोले लगे हुए हैं, इनकी जो त्रिज्या है वो आर है, ठीक है, ये आर का मतलब है। फिर अभी ए आएगा, ए का मतलब क्या, इन गोलों की त्रिज्या आर है, और ये जो आपका एकक कोशिका है इसकी जो विमा है, एकक कोशिका की विमा, आप लोग कंफर्टेबल तो हो गए होंगे अब तक इन शब्दों से, विमा, एकक कोशिका, भुजाएं, आयतन, ये शब्द बहुत चलते हैं इसके अंदर। तो इन सब से आपको क्या होना है, आपको कंफर्टेबल हो जाना है जितना जल्दी हो सके। चलिए, तो Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय एकक कोशिका का आयतन। यहां पे जो एकक कोशिका है इसकी विमा कितनी है, ए है, तो इसका आयतन क्या कहलाएगा, इसका आयतन होगा ए क्यूब। तो एकक कोशिका का आयतन ए क्यूब, ये देख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस डेरिवेशन को करना है, इस डेरिवेशन को संपन्न करना है, तो इसके अंदर, हाँ, परसेंटेज है,
तो गुणा 100 भी करना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूं, 100 गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है कि ये जो ए है ना, इस ए को इस आर के साथ कनेक्ट किया जाए। अगर ए को आर के टर्म्स में लिख दें, ए को आर के रूप में लिख दें या आर को ए के रूप में लिख दें, दोनों में से किसी को भी आप एक दूसरे के रूप में लिख दो, उसके बाद काटापीटी हो जाती है और फिर वैल्यू निकल करके आ जाती है। ए और आर के बीच में कनेक्शन निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है इन दो डायग्राम पर, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2। इन दोनों में ही वो सारी कहानी छुपी होती है जिससे आप कनेक्शन निकाल सकते हो। शुरू करते हैं। ये पार्ट सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है, तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि अपना पूरा फोकस यहीं पे रखें। यही वो चीज है जो आपको बहुत अच्छे से सीखनी है आज की कक्षा में। सबसे पहले एकक कोष्टिका बना लेते हैं। जब आप एकक कोष्टिका पे ध्यान दोगे ना, तो आपको सिस्टमेटिकली ये सोचना पड़ेगा कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो एक घनीय एकक कोष्टिका है, ये वाली। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, बट आपको समझ में तब आएगा जब आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होगी, है ना। तो आपकी इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतना बढ़िया आपको समझ में आएगा। ये चीज लेकर के चल समझाऊं। देखो, इसको अगर मैं घनीय एकक कोष्टिका मान करके चलूं, और क्योंकि हम लोग एफसीसी का अध्ययन कर रहे हैं तो आपका सारा ध्यान इधर होना चाहिए। 8 कोनों पर जो कण है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपकी घनीय एकक कोष्टिका है, 1 2 3 4, इधर पीछे 5 6 7 8, या ऐसे बोल सकते हैं कि 4 ऊपर है और 4 नीचे है। तो 8 यहां पर आप बोल सकते हैं कि कोने हैं, 8 कोनों के ऊपर कण है। एक कण जो है वो बिल्कुल बीच में है, सही है। अब अगर ध्यान दिया जाए तो कौन कौन से कण एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं और किनको लेकर के हमें ए और आर के बीच का रिलेशन निकालना है, मैं पहले आपको वो समझाता हूं। सबसे पहली बात, अगर इसको बहुत ध्यान से देखें, या एक काम करें अगले पेज पे कर लें इसको। अगले पेज पे करेंगे तो भी ठीक है। एक काम करता हूं, इन भाई साहब को नीचे ले जाते हैं थोड़ा सा। और इन भाई साहब को इधर ले जाते हैं। ओ भाई, सेलेक्ट नहीं होता क्या समय से? हो गया सेलेक्ट, जाओगे? चलो घूमने चलते हैं। हाँ बस बढ़िया, ठीक है। ये आजकल कैसे कैसे टटुंदर आ गए। नहीं तो पहले चौक लेके आओ, बढ़िया से बोर्ड के ऊपर छन 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 लिखो। हम तो वैसे पढ़े हैं बढ़िया से, हमारे टीचर्स 3 3 4 4 रंग की चौक लेके आते थे, बेचारे धुआं धुआं हो जाते थे पढ़ाते पढ़ाते। 6 7 पीरियड लेने के बाद में उनकी हालत ऐसी होती थी, भर जाते थे पूरे चौक से। चलो समय के साथ बदलती चीजें, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अच्छे से समझना हो, परेशान मत होना, आ जाएगा समझ में। थोड़ा सा बस फोकस के साथ देखना पड़ेगा चीजों को, बाकी उतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, ये मैंने एक लाइन बनाई है, इसकी बात करूं, जितना अच्छे से देखोगे समझ में आएगा। ये जो लाइन मैंने बनाई है, अब आपको कॉपी में भी करना पड़ेगा साथ साथ, ताकि आपकी इमेजिनेशन अच्छी रहे। अब कलर कौन सा लें, ये लेते हैं। मैंने किन किन को जोड़ा है आपस में, इधर देखना और इधर देखना। अगर आप इसको और इसको ध्यान से देख लोगे, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी बिना किसी दिक्कत के। यहां पे मैंने कनेक्ट किया है 2 लोगों को, कौन कौन है वो 2, ध्यान से देखना। इसको नंबर 1 दिख रहा है आपको, ये ठीक है। और साथ में सामने वाले को, सामने वाले को। वैसे इसका और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं, इसको और इसको ऐसे कनेक्ट किया है, ये बोल सकते हो। इन दोनों को कनेक्ट किया है, इन दोनों को कनेक्ट किया है। या फिर इससे समझाऊं तो मैंने किस किस को कनेक्ट किया है, नीचे आ जाओ। इसको इससे कनेक्ट किया है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन, वो लाइन यहां पर ये है। अब अगर मैं आपको इस घन को दूं और मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन का मान बताओ, ये जो लाइन जा रही है इसका मान बताओ, कैसे बताओगे? बहुत सिंपल है ना। ये जो घन है इसकी सभी भुजाएं कितनी है? ए है। ये है तो ऐसा दिखने में एकदम परफेक्ट। यहां पे अपन इसको दिखा रहे हैं तो 3D के अंदर डायग्राम थोड़ा कुछ इस तरह का दिख रहा है। बट अगर आप थोड़ा सा फोकस करो
तो यहाँ पे नीचे ये वाली जो लाइन है इसका मान निकालना बहुत आसान है। कैसे? ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि ये घन है। तो यहाँ पे ये भी ए है, कलर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सब ए ही तो है। तो अगर यहां से एक लाइन इस तरह से जा रही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन बहुत आसानी से इस लाइन की लंबाई निकाल सकते हैं। यहां तक तो मानते हो? तो ये जो लाइन मैंने खींची, चलो नाम देते हैं ना इसको, बिना नाम दिए तो क्या बात करेंगे, नाम देते हैं। इसका नाम मान लो ए है और इसका नाम मान लो बी है। तो अब हम बहुत आसानी से ए बी की क्या निकाल सकते हैं, ए बी की लंबाई निकाल सकते हैं। करते हैं, कमेंट करके बताओ, करते हैं। आप एक ट्रायंगल का नाम तो देना पड़ेगा ना, तो ए बी सी बोलने क्या इसको, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ट्रायंगल एबीसी में ध्यान अच्छे से देना पड़ेगा सबको, क्योंकि थोड़ी सी मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। अभी मैंने आपको समझाया कि है क्या, आप लोगों को बता देखना है कि यहाँ पे जो मैंने लिया है वो ये है, ये वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, सिंपल, ठीक है। करके बताओ कमेंट सेक्शन में। तो एबीसी में ए बी का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये बात समझो कि डायरेक्ट नहीं है, आपको फील ही नहीं होगा कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। आपको ये चीज फील करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बट आप अगर यहाँ फील करना चाहोगे ना तो बेहद आसानी समझ में आ जाएगा कि जब अपन यहाँ से देख रहे हैं तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री वाले एंगल को पकड़ना बेहद आसान रहेगा। ये है एक्चुअल में, ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला, ये 90 डिग्री है, देख लो आप। ये आपका ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये नीचे ऐसे है। अब अपन यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपका ये ए रहा, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, ऐसे। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, मतलब √2, और साथ में चलेगा a, √2a। तो इस हिसाब से अगर ये जो लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन का देखें तो कितना है, √2a। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है गुरु, अब देखो, अब इसके आगे की कहानी पे आते हैं। ए बी तो मैंने निकाल लिया कि √2 है, ये एक स्टेप अपन ने कर लिया। अब मैं किसको कनेक्ट करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, इस बी को इसके साथ। जिसको हम नाम दे दिए हैं, मान लो कैपिटल डी, इसको कनेक्ट कर दिया। अब आप ये बोलोगे कि ये कनेक्शन कैसा है सर, ये कनेक्शन जरा समझाओ। बहुत सिंपल है, देखना ध्यान से। इस कनेक्शन को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि किसको किसके साथ जोड़ा है, बस वही देखना है आपको। ध्यान दो, अभी आपने क्या किया था, अभी आपने, ये आपका सिस्टम है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ए बी सी। अब बस इतना सोच लो कि डी कहां पर है, केवल डी को पकड़ना है। तो ये रहा ए, ये रहा आपका बी, और ये रहा आपका सी। ये जो आपका बी है ना, इस बी को किससे जोड़ा है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपका बी है, जिसे मान लेते हैं कि अगर अपन सिस्टमैटिकली देखें, वैसे इस डायग्राम के हिसाब से, जैसे ये हिस्सा है ना, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया, और बी आपका पीछे है, ये ऐसा है हिस्सा कुछ इस डायग्राम के हिसाब से। क्योंकि ध्यान से देखो, ये सामने का फेस हो गया ना, तो ए आपका ये हो गया, सी आपका ये हो गया, बी पीछे की तरफ है, पीछे ही तो है, बी पीछे की तरफ है, ये रहा आपका बी। और इस ट्रायंगल में यही 90 डिग्री है, मतलब ये जो सी है यही 90 डिग्री है। कंसेप्ट एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप सामने से देखो, पूरा फोकस करना इधर, ये ए हो गया, ये आपका सी है, पीछे आपका बी है, यहां पे आपका बी है। इस बी को कनेक्ट कर रहा हूं, ये जो पीछे बी दिख रहा है, इस बी को कनेक्ट कर रहा हूं यहां से, क्योंकि सामने वाली फेस के ऊपर का जो पॉइंट है वो डी है। मतलब ये जो सामने वाली फेस है बच्चों, इसके ऊपर का यहां का जो पॉइंट है वो डी है। इसको कनेक्ट कर रहा हूं पीछे वाले पॉइंट से, यहां से बी से। अब अगर ऐसा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये खाली तो है नहीं, तो कनेक्शन दिख नहीं पा रहा है, इस बी को अगर एक लाइन से मैं यहां कनेक्ट करूंगा तो एक ट्रायंगल बनेगा ना। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ध्यान दो।
अब ट्राइंगल के बारे में सोचो, ए बी डी के बारे में। कौन से ट्राइंगल के बारे में सोचना है? ए बी और डी के बारे में। कैसे करोगे? ये रहा आपका ए, ये रहा आपका डी और ये रहा आपका बी। अब दिमाग लगाओ, देखना, इमेजिनेशन। ए से बी तक जाओ, सॉरी ए से डी तक जाओ, ये रहा डी, यहां तक जाओ। फिर इमेजिन करो कि डी से एक लाइन खींच के आप पीछे बी तक जोड़ रहे हो, तो ए से डी तक गए, फिर एक लाइन जाएगी जो बी के पास जाएगी और वो बी से होकर के, यहां से होकर के वापस से ए के पास आएगी। तो ये जो ट्राइंगल बना कि आप ए से डी तक गए, डी से आपने बी पे एक लाइन खींची और बी से वापस ये वाली लाइन ए पर आई, ये किस प्रकार का ट्राइंगल है? ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है। बताओ, समझ में आया कि एबीडी जो है वो अपने आप में किस प्रकार का ट्राइंगल है? 90 डिग्री ट्राइंगल। इसमें 90 डिग्री को एंगल कौन सा बन रहा है? तो इसमें ये जो एंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री कहलाएगा। सोचो आराम से, अगर नहीं समझ में आएगा फिर समझाएंगे यार, ऐसी क्या बात है। अब आप लोग क्या है, यहाँ पे मैं आपको रूम के हिसाब से नहीं समझा सकता, आपको मैं एक इमेजिन करने के लिए काम देता हूं। आप एक काम करो, आप जिस भी जगह बैठे हुए अपने कमरे में एक दीवार के पास आकर के खड़े हो जाओ। सिंपल, खड़े हो गए। अब सोच देखते हैं कि एबीडी कौन सा है। तो ए आपका जो है वो ये रहा, इस तरफ जो पॉइंट है वो ए है। डी कौन सा है? इसी लाइन में ऊपर की तरफ जो पॉइंट है वो डी है। बी कहां पर है? जिस दीवार पे आप खड़े हो उसके सामने वाली दीवार में कोने पर नीचे की तरफ, वो आपका बी है। तो अब आप ट्राइंगल देखोगे तो ये यहां से यहां तक ऐसा एक ट्राइंगल बन करके तैयार हो रहा है, जिसमें इधर जो है 90 डिग्री है। अब मुझे कमरा दिख रहा है तो मैं समझ पा रहा हूं, आप अपने कमरे को देखोगे तो समझ जाओगे। क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया? एक बार और समझ लें, ठीक है। चलो एक बार और समझते हैं। एक बार और समझते हैं। सबसे पहले आपको यह समझ में आया कि हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ में कनेक्ट किया। ये मामला क्या था? देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पीछे वाला जो पॉइंट है ये इससे कनेक्ट किया। अगर ये कनेक्शन करेंगे, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये आ गया √2a। कितना समझ में आ गया? फिर हमने क्या किया कि जो पीछे यहां पर पॉइंट है ना, अब सारा दिमाग इधर ले आओ। ये जो यहां पे पॉइंट है ना, इस पॉइंट को, ये जो आगे पॉइंट है, देखो मैं उंगली रख के बता रहा हूं, ये जो पॉइंट है बी, इसको कनेक्ट किया है आगे वाले पॉइंट ए से। अब आपको सारा खेल इमेजिनेशन का है, ध्यान दीजिए। इमेजिन करो, ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है, दोनों एक ही लाइन में है, और ये जो पॉइंट है ये पीछे की तरफ है। तो स्थिति कैसी बनेगी? ए से डी तक ये एक पॉइंट हो गया, ये दोनों, और यहां पे पीछे जाएंगे, फिर वापस ऊपर आएंगे और यहां जाएंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि आप यहां से शुरू करोगे, समझो, यहां से शुरू करोगे, यहां से आप ऊपर गए, यहां पर ध्यान देना, ये पॉइंट हो गया आपका, इस पॉइंट से आप ऊपर गए यहां तक, फिर इसको आप कनेक्ट करोगे पीछे वाले पॉइंट से, तो ये कनेक्ट होगा पीछे वाले, पीछे की सरफेस है ये वाली, उसके पॉइंट से। और ये पॉइंट जब वापस यहां कनेक्ट होगा तो ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन के थ्रू कनेक्ट होगा। तो ट्राइंगल कैसे बनेगा? यहां से निकले, यहां गए, फिर यहां गए, वापस अंदर से होते हुए इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो यूं फिर ऐसे। तो ये एक अपने आप में ट्राइंगल बनेगा। और इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री कौन सा होगा? तो आप समझ पा रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो जा रही है ये 90 डिग्री पर है। मतलब ये वाली लाइन और नीचे जो जा रही है ये आपकी 90 डिग्री पर है। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब तो आ गया होगा समझ में? बढ़िया। बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इस कर्ण को, और ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ध्यान दो, यहां से यहां तक तो भुजाई तो है। तो अगर अपन देखें यहां से यहां तक क्या है, तो ये तो भुजाई है ना, स्मॉल ए, ये तो भुजाई है। दैट्स इट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? सबको कमेंट करके बताओ, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें समझ में आती हैं तभी तो आगे बढ़ पाओगे जीवन में। बढ़िया बढ़िया। हाँ, ऐसे टाइम पास नहीं करना है कि सर ने 2 बार समझा दिया,
अब सर ने इतनी मेहनत कर दी, अब हम बोलेंगे नहीं समझ में आया वापस समझाओ, तो क्या पता सर समझाएंगे नहीं समझाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को समझने का, अब तो ये तो ऑनलाइन चल रहा है ना, तो आप लोगों के पास एक और चांस है कि अगर मान लो इनकेस कम भी समझ में आया है थोड़ा बहुत, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो वापस देख लेना है, यार मैंने 2-3 बार समझाया, समझ में आ जाएगा, नहीं आता है फिर बताओ, फिर समझाएंगे, ऐसी भी क्या बात है। और जिसको सिंपल लग रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं ट्राइंगल ए डी बी में। कौन से ट्राइंगल में, ए डी बी में। एडीबी को पकड़ते हैं, मस्त पकड़ेंगे, ऐसा पकड़ेंगे कि वो याद करेगा। देखो एडीबी जो है उसमें बीडी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर। ये लो बीडी का स्क्वायर, बीडी कौन है, ये रहा बीडी, बी से लेकर के डी तक, तो ये बीडी कर्ण है ना, मैंने बताया था ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये इस ट्रायंगल में कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हो गया। तो बीडी बराबर ए बी कौन है, ए बी √2a है का होल स्क्वायर प्लस ए डी क्या है, ए से लेकर डी तक, सिंपल एक घन की भुजा है, ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर। और जो बी डी है उस बी डी को लिखना है, तो बी डी बराबर हो जाएगा √3a स्क्वायर। √3a स्क्वायर कैसे लिखेंगे, √3a, इसका मतलब यहां से यहां तक कितना है, √3a है। बताओ बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना, क्या हो गया राहुल मीणा जी, पढ़ाई करो जी, पढ़ाई करो, मस्त रहो, पढ़ाई करो, बढ़िया रहो एकदम, और क्या। रोहतांश कह रहे हैं टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल सारा एप्लीकेशन में है बेटा, जो भी बैच वगैरह चल रहे हैं उनके अंदर टाइम टेबल है। और जितने भी बच्चे बैच के यहाँ पर हैं, आप लोगों की 1-2 दिन में आपको इस चैप्टर खत्म होती है, एक्सक्लूसिव क्लासेस होंगी जिसके अंदर हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे कवर करेंगे। यही तो फायदा होता है एप्लीकेशन का, कुछ फायदे हैं एप्लीकेशन के। और यहाँ पे थ्योरी वगैरह चलेगी, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी आंकिक प्रश्न हैं, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं एग्जाम में कैसे लिखना है, वो सब चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेशन पर होंगी। एक बार चैप्टर खत्म हो जाए फिर एक्सक्लूसिव क्लासेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। चलो जिसने भी अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग, हमारा जो प्राइस वगैरह रहता है हर किसी भी जगह आप कंपेयर कर लें सबसे कम रहता है, और क्वालिटी सबसे हाई रखते हैं हम, ये हमारा उद्देश्य है। तो उसी को लेकर के हम चलते हैं, जिसने भी अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया करिए, है ना, ठीक है। ओके टर्न यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन दिमाग लगाएं तो एक और मस्त चीज क्लियर होगी। ये कौन कौन से पॉइंट है बताओ, इधर इधर पकड़ने की कोशिश करो कि इधर कौन कौन से पॉइंट है। तो ये हो गया आपका एक तरह से, ये देखो ये ए हो गया आपका, वाइट से वाइट पे लिखते हैं तो दिखता नहीं है, ये पॉइंट ए है तो ये ए है, वो डी है तो डी यहाँ पर ये है, और बी आपका ये है। ये ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है इसमें, देख पा रहे हो पीछे वाला। अब इसमें ये 90 डिग्री है, दिख ही रहा है साफ साफ, ये अपन ने निकाल ही लिया है कितना है, ये वहां से निकल के आ गया √3 है, ये √3a है। दिमाग लगाओ आप, ये जो कण है वो ये वाला है, ये जो गोला है, ई जो गोला है ये वाला है, और ई जो कण है पीछे वाला है ये वाला, समझे, समझे बबुआ, अगर ना समझे, नहीं समझे कोई बात नहीं, पुनः समझाते हैं। केमिस्ट्री की तरह फिजिक्स का भी एक टाइम टेबल बनाओ, कब से कब तक क्लासेस होती हैं, बता तो दिया मुन्ना, टाइम टेबल सारा एप्लीकेशन पे है। चलो वापस देखते हैं, एक ही कमेंट को बार बार करते रहेंगे, क्या मतलब निकलेगा उसका। ठीक है कोई बात नहीं, कर लो 3-4 दिन और, फिर आपके कोऑर्डिनेटर आ जाएंगे, और कोऑर्डिनेटर के आने के बाद में जो भी बंदा रिपीटेड कमेंट्स करेगा उसको कुछ देर के लिए टाइम आउट किया जाएगा, ताकि दूसरे बच्चे अपने सवाल पूछ सकें और कमेंट्स में किसी भी तरह का गदर ना हो। कर लो 2-4 दिन और, देखो जो बात मैं आपको समझा रहा था, करना क्या चाह रहे थे हो क्या जाता है, ठीक है। देखो देखो, उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, काम चलाइए। हम आपको ये कह रहे थे, ये कण है, इस कण से कनेक्टेड है ये वाला कण, और इससे कनेक्टेड है ये वाला कण, इससे कनेक्टेड है ये वाला कण, और ये हमने ये चीज ले रखी है।
यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है वो कितनी निकल के आई है, √3a निकल करके आई है। अब अगर दिमाग लगाएं, ये वाला कण कौन सा है, ये रहा, तो ये दूरी कितनी हो गई r, बीच में जो गोला है वो इस तरह से है, तो r+r, और ये जो गोला है ये पीछे वाला है ये, तो ये भी कितना हो गया r। इसका मतलब यहां से यहां तक अगर अपन त्रिज्याओं के रूप में देखें तो वो कितना है 4r। तो यहां से त्रिज्याओं के रूप में 4r निकल के आ रहा है, हमारी कैलकुलेशन में a के हिसाब से √3a निकल के आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो यहां से रिलेशन निकल के आता है r और a के बीच में, और यही रिलेशन हम चाह रहे थे। बताइए, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, वापस बैक चलते हैं। यहां पर यहाँ पे जगह नहीं है एक तो, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से लिख देता, जगह नहीं है तो क्या करें, कोई बात नहीं, हाइलाइटर से बताता हूँ। देखो यहाँ जो कण है वो ऐसे है, इधर जो कण है इस पॉइंट पर वो ऐसे है, यहाँ जो कण है वो ऐसे है, और इधर जो कण है वो ऐसे। तो अब अगर आप ध्यान दो तो ये r, इस पूरे का r+r 2r, और इसका r, तो r+r+r+r कितना हो जाएगा 4r। तो यहां से अपन ये बात बोल सकते हैं कि BD जो है वो कितना है 4r है। तो BD 4r भी आ रहा है और BD √3a भी आ रहा है। तो इन दोनों को अगर अपन बराबर कर दें तो BD बराबर एक जगह आ रहा है √3a और एक जगह आ रहा है 4r। तो आप अब ऐसा कर सकते हैं, √3a को 4r के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से a बराबर कितना आ रहा है 4/√3r, और यही तो आपको चाहिए। बस अब तो आप फॉर्मूला लगा पाओगे ना। फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी बराबर z इंटू 4/3 πr³ डिवाइड बाय a³ इंटू 100। मैं अपनी टीचिंग स्टाइल को ऐसे रखने की कोशिश करता हूँ कि जो भी बच्चा क्लास को देख रहा है उसको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, है ना। और रोज अब उस टॉपिक को यहाँ से करके निकले तो फिर अगर उसको रिवीजन थोड़ा बहुत भी कर लेगा तो कभी भूलेगा नहीं। ये टॉपिक चाहो तो 5 मिनट के अंदर भी कराया जा सकता है, बट अगर इसको हम आधे घंटे का समय दे रहे हैं, एक पूरी क्लास इस टॉपिक को दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो, आपका टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि जब आगे जाकर के कॉम्प्लेक्स चीजें आए तो आप उनको कर सकें। और आएंगी कॉम्प्लेक्स चीजें, बहुत अच्छी अच्छी कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी इस साल। आप लोग कितनी ताकत रखते हो वो मैं बताऊंगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके क्वेश्चंस को हम लोग एप्लीकेशंस पे करेंगे। तो मैं इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, हमने ये जो मेहनत यहाँ पे करी है वो मेहनत काम आती है। चलेगा पता, पढ़ो अभी तो, ठीक है। जेड का मान कितना है ध्यान से देखिए, जब जेड का मान निकालने जाओगे तो आठों कोनों पर कण है, ये सब पुरानी बातें हैं, आठों कोनों पर कण है, तो 1/8 इंटू 8 बराबर 1। उसके बाद जो कण केंद्र पर है वो पूरा का पूरा अंदर ही है, तो 1 + 1 2, तो जेड का मान कितना आ गया इस केस में 2 आ गया। चलो वैल्यूज प्लेस करते हैं, जेड का मान 2 हो गया, 2 इंटू 4/3 πr³ a³ a कितना है, a का मान यहाँ से रखिए 4/√3 r³ इंटू 100। r³ से r³ कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं उसके अंदर, और जब r³ से r³ कट जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। और उस मजे के चक्कर में आप जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी कि भाई वैल्यू है कितनी उसकी आखिर, और जब वैल्यू निकालोगे तो वो निकल के आएगी 68% लगभग। इसका मतलब यहाँ पर जो संकुलन क्षमता है वो कितनी है, 68% है लगभग, 68% संकुलन क्षमता। बताओ जी, समझ में आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। छापो पहले इसको, इसकी फोटो खींचना चाहो खींच लो, और जब ये एप्लीकेशन में अपलोड होगा तो उसके इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाती है वहाँ पे। तो जिस किसी बच्चे को देखना है वो यहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ देख करके भी कर सकता है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आराम से देखिए, समझिए, प्रयास कीजिए कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उन चीज़ों को लिख लिख कर करें। इसके इतने सुंदर खूबसूरत नोट्स बन सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एप्लीकेशन में आपने देखे होंगे इसके नोट्स, सॉलिड स्टेट के जो नोट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, कितने अच्छे से बनाए हुए हैं, कितने खूबसूरत बनाए हुए हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही दरखास्त करूँगा कि जब आप लोग भी अपने लेवल पर नोट्स बनाओ तो वो नोट्स भी ऐसे ही सुंदर होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए, ताकि जब उनको हम वापस पढ़ें ना तो पढ़ने में मजा आए। नोट्स को ऐसा मत बनाओ कि उसको देख करके मन ही नहीं करे पढ़ने का, नोट्स ऐसे बनाओ जिसको देख करके इच्छा हो बार बार पढ़ने की। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ कुछ करना हो तो वो कर लो, ठीक है, ये भी हो गया, बढ़िया है।
चलिए बना के आज की क्लास को एंड करेंगे, फिर अगली क्लास के अंदर हम जो है एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस चैप्टर का एक पार्ट, वन फेज ऑफ दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, अब सेकंड फेज स्टार्ट होगा अगली क्लास से। आज के इस टेबल में हम इधर लिख रहे हैं एकक कोष्ठिका, ठीक है। इधर हम लिख रहे हैं z का मान, इधर हम लिख रहे हैं a, और इधर हम लिख रहे हैं परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। शुरू करें। सबसे पहले हम बात करते हैं SCC की। SCC क्या होता है? आठों कोनों पर कण होंगे। अगर आठों कोनों पर कण हैं तो इसका मतलब जैसे आपका जो खट 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 खट, इसके आठों कोनों पर कण है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों कोनों पर कण है। मतलब इनका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो एक ही कण है, तो z का मान कितना हुआ? 1। a बराबर कितना निकल करके आया था? 2r निकल के आया था। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी? 52.4%। फिर हम लोगों ने FCC को किया था, बट BCC को बीच में लिख लेते हैं। BCC में क्या है? BCC को तो पूरी दुनिया जानती है, तो तुम भी जानते हो। BCC में क्या होता है? आठों कणों पर कण है, टन 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 टन, एक कण बीच में भी। तो आठों कणों पर कण है तो उसका योगदान 1/8 × 8 बराबर 1। एक कण बीच में है, 1 + 1 कितना आ गया? 2। तो इसका मतलब z का मान कितना है इसके लिए? 2 है। a का मान कितना निकल के आया था? a बराबर आया था √3/4r। यही था ना, भूल ना जाना दोस्त। ये रहा 4/√3r। ओहो मैंने गलत लिख दिया, गंदी बात। a बराबर 4/√3r। ठीक है, सही है ना? ये 4r बराबर √3 है, 4/√3r। हाँ ठीक है, वो मैंने उल्टा लिख दिया था। ये 4/√3r होगा। और कितना परसेंटेज निकल के आया था? 68% निकल के आया था। चलिए अब आते हैं, देखिए न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है बेटा, इसलिए लिख पा रहा हूँ। अब आता है FCC। तो FCC को देखोगे ध्यान से। FCC के अंदर आठों कणों पर कण है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर फलक के केंद्र पर भी कण है। साथ साथ बनाओ कॉपी में। इधर भी कण है, इधर भी कण है, इस फलक के केंद्र पर भी, इस फलक के केंद्र पर, आगे वाले फलक के केंद्र पर, पीछे वाले फलक के केंद्र पर। जब इसके कणों की संख्या निकालने की कोशिश करते हैं तो आठों कणों पर है तो 1/8 × 8 बराबर 1 आ जाता है। फलक के केंद्र पर एक फलक का योगदान 1/2 है, 6 फलक हैं तो ये 3 आ जाता है। 3 + 1 बराबर आ जाता है 4। तो z का मान कितना हो गया? 4 हो गया। जब इसके लिए कर रहे थे तो a बराबर 2√2r निकल करके आया था। और पैकिंग एफिशिएंसी जो थी इसकी, आप लोगों ने इसको सॉल्व किया था, 74% पैकिंग एफिशिएंसी थी। ठीक है, डन। आप लोग सब कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब एक्टिव हो और लिख रहे हो। जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं वो बच्चे कॉपी में लिखें। कुछ भी करो, मतलब या तो कमेंट करो या कॉपी में लिखो, अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाओ। ठीक है, ये लीजिए, समझ में आ गया। नोट्स जो चैप्टर के पुराने वाले अच्छे बने हुए हैं, जिनमें कोई सुधार की जरूरत नहीं, वो ऐसे कैसे मिल जाएंगे। अगर हमें लगेगा किसी नोट में सुधार की जरूरत है तो हम सुधार करके देंगे। एक बच्चा सवाल पूछ रहा था, उसका जवाब देते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी टेबल है, इस टेबल का आनंद उठाइए, इसके रिवीजन करिए, तैयारी करिए, बढ़िया। इसी के साथ आज की क्लास को अपन एंड करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। मस्त रहो, खुश रहो। नीचे जो नंबर शो हो रहे हैं उनके ऊपर मैसेज करो, कॉल करो, और अपना कोर्स टाइम पे ले लीजिए। पढ़ाई को अपनी रफ्तार दीजिए ताकि आप लोग सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकें। और इसकी PDF वगैरह आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिए, मस्त रहिए।